हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो है मेजर होम साइंस का पेपर लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, तो देखिए चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ठीक है, चैनल का क्या नाम है आप लोगों का? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि आप लोग पिछले साल आप लोग इसी चैनल से अपनी को करिकुलर और सेकेंड सेमेस्टर जो है मेजर होम साइंस के पेपर भी आप लोगों ने इसी चैनल पर तैयारी की थी। तो देखिए ये आप लोगों का जो है मेरा जो है चैनल का ये लोगो है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगी बीए और बीएससी थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का पेपर का नाम क्या है इस सेमेस्टर में? तो इस सेमेस्टर में आप लोगों का पेपर का नाम है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नत पोषण एवं मानव विकास। आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का पेपर का क्या नाम है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि उन्नत पोषण एवं मानव विकास। समय आप लोगों का कितना रहेगा? 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। और ये पेपर आप लोगों का कितने नंबर का होगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 75 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होगा। और 25 नंबर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 नंबर जो है इंटरनल होता है, यानी कॉलेज में आप लोगों का 25 नंबर का जो है मिड टर्म परीक्षा होती है स्टूडेंट। ठीक है, कौन से टर्म की? मिड टर्म की जो है 25 नंबर की परीक्षा होती है। और यूनिवर्सिटी से आप लोगों का 75 नंबर का होता है। ठीक है, तो 25 नंबर तो जो है आप लोगों का कॉलेज से मिल जाएगा, 75 नंबर का क्या होगा? यूनिवर्सिटी से होगा। और इस बार जो है आप लोगों का रिटर्न परीक्षा होगा स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में रिटर्न परीक्षा होगा। और जैसे ही आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर आप लोगों का ऑप्शनल पेपर होगा। आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों के पेपर से संबंधित कुछ क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या है, हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराए और कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है गेस्ट पेपर के तौर पर भी हम दिए हैं। आज ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कम से कम मुझे लगता है कि 4 या 5 क्वेश्चन हमने बनाया है स्टूडेंट। फिर है आगे भी आप लोगों को और क्वेश्चन हम लिख कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम प्रश्न की ओर आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, या संतुलित आहार क्या होता है? देखिए यहाँ होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी प्रश्न आएगा। फिर आ सकता है कि संतुलित आहार पे एक टिप्पणी लिखिए, इस तरह से भी आ सकता है। या फिर आ सकता है कि संतुलित आहार को आप अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आप क्या देंगे? देखिए यहाँ पर क्या है कि वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व, जैसे जैसे हम आप लोग देखिए को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें हमने आप लोगों को 6 पोषक तत्वों के बारे में बताया था। पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन और क्या होगा स्टूडेंट? जल होगा। ठीक है, विटामिन व जल विद्यमान हो, ये क्या है आप लोगों का पोषक तत्व है। जो ठीक है, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार कहलाता है। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट एवं व्यक्ति के रुचि के अनुकूल होना चाहिए। संतुलित आहार, ठीक है, देखिए संतुलित आहार, एक मिनट इसको हम यहाँ कर दें। संतुलित आहार के लिए एक से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जिससे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या है स्टूडेंट? तो देखिए संतुलित आहार वह आहार है जिसमें क्या हो, हमारे सभी पोषक तत्व, यानी जो हमारे पोषक तत्व जो 6 हैं वो सभी पोषक तत्व क्या हो, उस आहार में मौजूद हों, जो कि व्यक्ति को क्या कर सके, उनकी शारीरिक वृद्धि, ठीक है, उनके विकास के लिए मतलब पर्याप्त हो, यानी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, वही हमारा क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार क्या होना चाहिए? इसके अलावा आहार हमारा कैसा होना चाहिए? तो इसके अलावा हमारा आहार जो है आकर्षक होना चाहिए, ठीक है, स्वादिष्ट होना चाहिए, और व्यक्ति के रुचि, यानी रुचि का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? की पसंद के अनुसार होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसको आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये
देखिए बस इतना ही मैं आप लोगों को मतलब ये हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप मत लिखिएगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ, ये टाइपिंग, ये आप लोगों का क्या होगा, संतुलित आहार की परिभाषा होगी। अब आइए हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करें, अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते हमेशा जो है स्टूडेंट दिमाग पर ऑप्शन वाला ही आ जाता है ना। लेकिन याद रखिएगा कि ये थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का क्या होगा, रिटन परीक्षा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन कौन से कारक जो होते हैं संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आपका क्या है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न है, ठीक है। हमने देखिए आप लोगों को मतलब लिख दिया है कि आप लोग इसी तरह से जो है अपने एग्जामिनेशन के कॉपी में भी इसी तरह से आप लोग मतलब लिखिएगा। पहला हेडिंग आप डालिएगा लिंग स्टूडेंट, ठीक है। पहला हेडिंग क्या होगा, लिंग होगा। तो लिंग में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्री तथा पुरुष की शारीरिक संरचना में जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त भिन्नता होती है, साथ ही आकार, भार, क्रियाशीलता आदि में भी अंतर होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिंग भी क्या है, लिंग से भी क्या होता है, संतुलित आहार जो है प्रभावित होता है। जैसे कि स्त्री और पुरुष की हम जैसे शारीरिक संरचना के बारे में अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कि जो पुरुष का जो बॉडी होता है वो सुडौल होता है, मजबूत होता है स्त्री के अपेक्षा। तो उनका जो आहार होगा वो क्या है, उनके भार के, उनके मतलब आकार के और उनकी क्रियाशीलता यानी काम करने की क्षमता के जो है अनुरूप होगा। तो स्त्री का कार्य करने की क्षमता अलग होती है, उसका आकार अलग होता है, उसका वेट अलग होता है। तो ये भी क्या है, लिंग भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है संतुलित आहार को जो है प्रभावित करती है। फिर दूसरा क्या है, आयु। आयु भी क्या है, मतलब संतुलित आहार को प्रभावित करती है। तो अब देखिए आयु कैसे प्रभावित करेगी स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, शिशु तथा बालकों को किशोर तथा, ठीक है, तथा प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण उनके शारीरिक विकास की गति का किशोर और व्यक्तियों की अपेक्षा जो है तीव्र होना। यानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक शिशु होता है या बालक होता है उसको क्या है, मतलब जो एक प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में जो है मतलब अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उनका जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है वो क्या किशोरों की अपेक्षा और प्रौढ़ों की अपेक्षा क्या होती है, तीव्र गति से होती है। जैसे आपका शैशवावस्था जो होता है स्टूडेंट, जन्म से लेकर 200 करें, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। तो शैशवावस्था में क्या हो रहा है, बच्चे की वृद्धि और विकास तेजी से होती है ना। तो उस अवस्था में जो है मतलब किसी भी बच्चे का को मतलब कंप्लीट जो है कहा जा सके कि पोषक तत्वों से भरपूर जो है न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्योंकि वो आपका क्या है, नींव होता है। जो शैशवावस्था होती है वो क्या है, आपके किसी भी बच्चे की नींव होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मकान जब बनता है तो उसकी जो है नींव मजबूत होनी चाहिए तभी इमारत टिकती है। तो उसी तरह से जो शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, ये क्या है, ये किसी भी व्यक्ति का चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो वो नींव होती है। उस अवस्था में क्या होना चाहिए, मतलब उनका जो डाइट है, उनका जो आहार है अच्छे से होना चाहिए। तो आयु भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है संतुलित आहार को जो है प्रभावित करती है। अब देखिए तीसरा है आपका शारीरिक क्रियाशीलता, ठीक है। अब शारीरिक क्रियाशीलता को हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, तो हमारे जो काम करने की जो एक्टिविटी होती है, जैसे पुरुष लोग होते हैं और महिला लोग होते हैं, तो सबका क्या है, कार्य करने की जो क्रियाशीलता होती अलग अलग होती है। जैसे नेचर ने क्या किया है, प्रकृति ने जो है पुरुष को है जो है कठोर सुडौल इस तरह से बनाया, लेकिन वहीं पे क्या है महिला को जो है नाजुक कोमल बनाया है। तो ये क्या है, नेचर की तरफ से होता है। जो काम मतलब पुरुष अच्छे से कर सकता है, वेट चीज़ों को मतलब जो वेटेड चीज़ें होती हैं उनको जो पुरुष है आसानी से उठा सकता है, वहीं पे क्या एक महिला जो है वो अगर वो उठाती है तो उसको जो है मतलब कोई अंग उसका क्या है, अंदरूनी कोई चोट लग सकती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसको दर्द वगैरह हो सकता है। तो जो क्रियाशीलता के आधार पे नहीं, काम करने की जो क्षमता होती है उसके आधार पे क्या है मतलब जो है संतुलित आहार भी प्रभावित है। देखिए स्वास्थ्य,
हेल्थ के अनुसार भी क्या होता है, आपका संतुलित आहार जो है प्रभावित होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको हम मिर्च मसाले वाली सब्जी नहीं दे सकते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको हम सादा देंगे। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी क्या है, संतुलित आहार आपका मतलब प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में अगर 10 मेंबर हैं, ठीक है, किसी के घर में क्या सदस्यों की संख्या अगर 10 है और 10 में से अगर 2 उनके घर में पेशेंट है और 8 क्या है, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या उनके घर में 2 तरह का खाना बनेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति 8 जो व्यक्ति हैं उनके लिए अलग बनेगा और जो 2 व्यक्ति हैं मरीज हैं उनके लिए अलग बनेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हेल्थ की दृष्टि से भी क्या होता है, हमारा आहार जो है अलग अलग हो जाता है। फिर क्या है, जलवायु तथा मौसम। तो जलवायु और मौसम भी क्या करते हैं, बैलेंस डाइट को यानी संतुलित आहार को जो है प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर क्या है, आपका विशिष्ट शारीरिक अवस्था। विशिष्ट शारीरिक अवस्था में क्या आएगा, आपका गर्भावस्था और धात्री अवस्था। तो देखिए गर्भावस्था में भी क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो है एक महिला जो है मतलब वो 2 जीव से पलती है, एक अपना और प्लस उसके गर्भ में जो पल रहा है बालक, उसका, दोनों का क्या होता है, दोनों को उसको न्यूट्रिशन देना रहता है। तो प्रेगनेंसी की अवस्था में भी क्या होता है, जो है संतुलित आहार जो है मतलब अलग अलग करके दिया जाता है, ताकि जो है माँ और बच्चे दोनों को मिल सके। अगर इसकी आपूर्ति होती, किसी भी पोषक तत्व की अगर आपूर्ति होती है तो माँ भी बीमार पड़ सकती है और बच्चा भी बीमार पड़ सकता है। तो इसलिए क्या, गर्भावस्था के दौरान भी जो है संतुलित आहार जो है प्रभावित होता है। फिर क्या, धात्री अवस्था। धात्री अवस्था का मतलब होता है कि दूध पिलाने वाली माता को हम क्या बोलते हैं, धात्री अवस्था बोलते हैं या धात्री माता बोलते हैं। ठीक है। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, उस स्थिति में भी हम सभी लोग देखते हैं कि जो धात्री माता होती है यानी दूध पिलाने वाली जो माँ होती है, उसके भी मतलब डाइट में जो है कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सब जितने भी न्यूट्रिशन वाले हैं, खनिज लवण, ये सभी का जो है प्रचुर मात्रा में होना जरूरी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर माँ को दूध, जो भी माँ लैक्टेशन करा रही है, दूध पिला रही है, तो उसका भोजन जो है संतुलित आहार से परिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि माँ अगर अच्छे से खान पान करेगी तो वो सारे न्यूट्रिशन जो है उस बच्चे को भी दूध के जरिए मिलेगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले जो है कारक हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो हम बोल रहे हैं उसको भी आप लोग सुनकर उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं या आहार नियोजन से क्या अभिप्राय है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मील प्लानिंग, आहार आयोजन का मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मील प्लानिंग। मील प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, या कभी कभी आ सकता है कि मील प्लानिंग की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, या फिर आ सकता है कि आहार आयोजन का अभिप्राय क्या। ये तीनों तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर दिया है कि भोजन के साथ भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके तथा वह स्वस्थ और निरोग रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से कर सके, आहार नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप लोग अगर को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने आप लोगों को डिटेल लेक्चर में मतलब 7 जो भोज्य समूह होते ये आप लोगों को हमने डिटेल लेक्चर में दिया है। अगर अभी भी कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो वो क्या करे, वो जाकर अभी भी चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर की क्लास में हमने मतलब फूड ग्रुप्स को अच्छे से डिफाइन किया है। तो 7 भोज्य समूह कौन कौन से है तो वहाँ पर आप उसको देख कर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भोजन के 7 भोज्य समूह, ठीक है, और भोज्य पदार्थों की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है। तो हमारा जो भोजन बनता है, हमारा जो घर में जो खाना बनता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला खाना बना रहे हैं यानी सिर्फ चावल बना कर रख दे रहे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसमें हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब रखते हैं। तो उसमें क्या, तो उसमें सभी पोषक तत्व आ गए हैं। जैसे आपका दाल में
में क्या है, प्रोटीन मिल गया। चावल में क्या हुआ, चावल और रोटी से क्या मिला, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया। और सब्जी से क्या हुआ, हमें मतलब विटामिन्स और मिनरल्स। सब्जी में भी क्या होता है, आपके विटामिन्स और मिनरल्स दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मिश्रित साग जैसे बना रहे हैं, पालक बना रहे हैं, ठीक है, तो पालक में क्या हुआ, आपका क्लोरोफिल भी मिल गया, आपको आयरन भी मिल गया, और प्लस आपका क्या है, विटामिन और विटामिन बी भी मिल गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन मिला तो ये हमारा क्या हुआ, खनिज लवण में आ गया। ठीक है, विटामिन बी मिला, ये हमारा क्या हुआ, विटामिन में आ गया। वरना हरा जो साग सब्जी जो होता है तो उसमें विटामिन बी 1 और विटामिन B2 दोनों पाए जाते, तो ये हमारे विटामिन में आ गए। तो जिससे क्या हुआ, हमने दाल चावल रोटी सब्जी जब बनाया तो उसमें क्या हुआ, सभी पोषक तत्व मिल गए ना, सभी पौष्टिक तत्व मिल गए। और अगर ये हेल्दी खाना कोई भी व्यक्ति या कोई भी फैमिली के लोग खाते हैं तो आप देखेंगे कि वह उस फैमिली के जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं या युवा प्रौढ़ हैं, वो आप देखेंगे कि वो स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहकर अपने अपने कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है वो आसानी और कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है आहार नियोजन कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो आहार, ठीक है, आहार नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी जो मील प्लानिंग होता है उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। या कभी कभी इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि आहार नियोजन के नियम बताइए। ठीक है, सिद्धांत की जगह पे क्या कर देगा स्टूडेंट, नियम पूछ लेगा, तो भी आपका यही आंसर होगा। तो देखिए आइए हम बात करते हैं। तो देखिए आहार नियोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आहार नियोजन, ठीक है, आहार नियोजन परिवार के हर एक सदस्य के लिए किया जाना चाहिए ताकि उसे पूर्ण पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की प्राप्ति हो सके, साथ ही उसे अधिकतम संतुष्टि व तृप्ति मिल सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आहार नियोजन करते समय निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आहार नियोजन क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे हर घर में क्या है, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं। जैसे आप लोग क्या है, इस समय आप लोग किशोर हैं, एडोलसेंस है, तो आपका डाइट प्लान जो होगा अलग होगा। इस समय क्या है, आप लोगों को भरपूर अपने खान पान में क्या है, कैल्शियम की मात्रा अधिक लेनी है, प्रोटीन की अधिक लेनी है। ठीक है, मतलब कैल्शियम प्रोटीन ये सब क्या है, सब कैल्शियम जो है आप लोगों के जो है बोन्स को मजबूत रखेगा। हाँ, प्रोटीन जो है आपके अभी क्या है, अभी आप लोगों का ग्रोइंग एज चल रहा है। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को क्या करेगा, वो मैनेज कर सकता है। तो जब हमारे खाने में भोजन में यानी सभी पोषक तत्व जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन्स हो गए और जल हो गए, ये सभी का जो है मतलब एक रेशियो में, एक अनुपात में होना जो है ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, अगर हम सभी लोग जैसा भोजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि अगर अच्छा भोजन मिल गया, हमारे मन के अनुकूल भोजन मिल गया तो हमें क्या मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है ना, एक मानसिक जो है रिलैक्सेशन मिलता है, हम तृप्त होते हैं। यानी फिर दोबारा क्या अगर हम तृप्त हो गए तो फिर दोबारा हमारे सामने कुछ भी अच्छा पकवान क्यों न रहे, हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हम मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं। तो भोजन कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ क्या करता है, मानसिक संतुष्टि भी देता है। तो इसलिए जो हमारा भोजन होना चाहिए वो क्या है, हर परिवार के हर एक सदस्य के अनुसार हमें अपना आहार आयोजन करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को हम कैसा खाना दे सकते हैं, बुजुर्ग को हम कैसा खाना दे सकते हैं, एक युवा प्रौढ़ को हम कैसा खाना दे सकते हैं, इस सबको जो है सबका ध्यान जो है एक गृहिणी को रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं ना कि जो बच्चे, छोटे बच्चे के लिए क्या है, जो मान के चले 1 से लेकर 3 वर्ष के अगर बच्चे हैं, ठीक है, 1 से लेकर कितने वर्ष के, 3 वर्ष के बच्चे हैं, तो 1 वर्ष के बच्चे का खाना हम अलग रखेंगे। वहीं पे क्या है, अगर हमारे घर में बुजुर्ग है, मान लीजिए उनका एज हमारा 75 से लेकर 80 के बीच में है, तो उनका जो है खान पान जो है अलग होगा, क्योंकि दोनों का जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, डाइजेशन का जो क्रिया है वो अलग अलग होता है। जो एक बच्चा खा सकता है वो एक बुजुर्ग नहीं खा सकता, जो एक बुजुर्ग खा सकता है वो बच्चा नहीं खा सकता, और जो किशोर और एडल्ट खा सकते हैं वो ये दोनों वर्ग जो है वो नहीं खा सकते। अगर खाएंगे तो उनको क्या है, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो
वो तरह तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो रोटी हो, रोटी को हमेशा क्या है जला कर खाना चाहिए और चावल को क्या है गला कर खाना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो मतलब एक कहावत बना दी कि रोटी को जलाकर और चावल को गलाकर खाना चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज हम फैशन के दौर में क्या करते हैं, हमको बिल्कुल मतलब दाना बिल्कुल दाना दाना अलग होना चाहिए चावल का। एक तरह से मान लीजिए कड़ा चावल खाना पसंद करते हैं, तो जो कि क्या है कहीं ना कहीं कई बीमारियों को आमंत्रित करता है। अगर हमारा भोजन जो है अच्छा से पका नहीं है, चावल अगर अच्छे से गले नहीं है, तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या है वर्क अधिक करना पड़ेगा। या तो फिर आप उस जो है कड़े चावल को खूब चबा चबा कर खाइए, तब जाकर वो जो है आपके मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको कम काम करना पड़ेगा। लेकिन किसके पास इतना समय है, सब लोग क्या करते हैं इजली जो चावल मिला तो फटाफट फटाफट क्या करेंगे घोटते चले जाएंगे। कोई 32 बार, भोजन को कहा जाता है ना कितनी बार चबाना है, तो 32 बार चबाना है। क्या आप या हम कोई भी 32 बार एक एक निवाले को लेकर चबाते हैं? नहीं चबाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आप देखिए उसके लिए कुछ जो है सिद्धांत दिए गए हैं। तो आइए देखिए हम सिद्धांत पर चलते हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये देखिए हमने पॉइंट्स वाइज लिख दिया है ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, तो देखिए पहला सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो। यानी जितना भी यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, दैनिक प्रस्तावित का मतलब क्या हो, दैनिक का मतलब क्या हुआ दिन का, एक दिन का। ठीक है, जैसे कोई भी प्रत्येक सदस्य यानी मान के चलिए अगर फैमिली में 6 सदस्य हैं तो 6 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, जो भोज्य तत्व है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है मतलब जो उनका शरीर है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो है पूर्ति होना चाहिए, ये कहने का मतलब। फिर दूसरा क्या है आपका, परिवार की आर्थिक स्थिति यानी बजट के अनुरूप होना चाहिए। जैसा कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर है, जैसा कि फैमिली इकोनॉमिक स्थिति है, उसके अनुसार जो है हमें क्या करना चाहिए, अपना जो है आहार नियोजन यानी आहार का प्लानिंग करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी अगर हैसियत नहीं है पनीर खाने की, डेली पनीर खाने की, तो हम अब अगर खाने में डेली पनीर रखेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी ना। लेकिन हाँ, वीकली में हम सप्ताह में क्या है 7th डे के एक दिन में हम खा सकते हैं पनीर। ठीक है, और बाकी 6 दिन क्या कर सकते हैं हम, दाल चावल रोटी। पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है तो हम उसके जगह पर उसका दूसरा रूप दाल से भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, तो ये कर सकते थे। दाल जो है हमारे क्या है बजट में आएगा, लेकिन पनीर जो है हमारे बजट में नहीं आएगा, पर डे के लिए नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वीकली में एक दिन के लिए हो सकता है। अगला जो है आपका क्या है कि अधिकतम तृप्ति मूल्य प्रदान करने, यानी कि जो भोजन हो उसमें क्या हो, उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी जो है मात्रा जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए तृप्ति कैसे प्रदान होगा, तो देखिए यहाँ पर है पॉइंट्स वाइज हमने बताया है कि भोज्य पदार्थों की मात्रा, ठीक है, जो हमारे माने 6 जो है पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा जो है अच्छे से होना चाहिए। फिर क्या है आपका भोज्य पदार्थों की गहनता व स्वादिष्टता, गहनता नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा ग्रहणता होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा ग्रहणता। ठीक है, यानी जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वो ग्रहणता भी होनी चाहिए, और साथ साथ क्या जो भोज्य पदार्थ हमारे हैं उसमें क्या हो स्वादिष्ट भी मतलब उसमें स्वाद हो। ठीक है, फिर क्या है रंग में विविधता। ठीक है, रंग में विविधता का मतलब क्या है कि अगर भोजन देखने में आकर्षक लगेगा तो हम खाएंगे भी। जैसे मान के चलिए सपोज जैसे आपको मान लीजिए सब्जी में परवल मिल गया। ठीक है, मान लीजिए आपके घर आकर परवल रख दिया गया, 1 किलो रख दिया गया, तो आप उसका डेली आप सिर्फ भुजिया चारों टाइम बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें कोई मतलब विविधता नहीं आएगी। ठीक है, उसका रंग कलर नहीं चेंज होगा। लेकिन उसी परवल को अगर हम पाव पाव भर करके मान लीजिए एक दिन हम क्या किए, फर्स्ट डे हमने भुजिया बना लिया। ठीक है, सेकेंड डे हम क्या कर लेंगे ग्रेवी वाला बना लिया। ठीक है, थर्ड डे हम क्या कर लेंगे उस परवल की कलौजी बना लिए। फोर्थ डे हम क्या कर लेंगे परवल का चोखा बना ली। अब क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें विविधता आया ना, स्वाद में भी विविधता आ जाएगी। ठीक है, रंग में भी विविधता आएगी और गंध में भी विविधता आ जाएगी। मतलब जो है अंतर आएगा। ऐसा नहीं ना कि जो भुजिया रोटी हम खाएं परवल का तो परवल का भुजिया रोटी में भी कलौजी का स्वाद आएगा, चोखा का स्वाद आएगा, ग्रेवी का स्वाद, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि हमने चारों रेसिपी जो है 4 तरीके, परवल एक ही सब्जी है लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको 4 रूप में बना दिया। और अगर 5वां रूप देना चाहेंगे तो परवल की मिठाई बना दिए। तो आप
क्या है, सब्जी एक ही है, लेकिन हमने क्या किया, उसका यूज अलग अलग तरीके से किया, तो जिसमें क्या हुआ, स्वाद में भी बढ़ा, ठीक है, रंग में भी बढ़ गया, गंध में भी बढ़ गया। ये पांचों क्वालिटी क्या एक ही परवल से हमें मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन। ठीक है, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन। तो जैसे जो लोग शाकाहारी हैं तो उनके लिए शाकाहारी भोजन होना चाहिए, जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, मांसाहारी भोजन है। फिर क्या है आपका कि कुछ अवधि के लिए कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहले के लोग रहते थे तो वो बीमार कम पड़ते थे, तो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि वो मतलब 24 घंटा में से 2 ही बार भोजन करते थे। आज हम क्या है, मॉडर्न युग में हम क्या हो गए, बिल्कुल मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया और उस भोजन को क्या किया हमने 4 से 6 बार में हमने बांट दिया। सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का मान लीजिए लंच, फिर 3 बजे स्नैक्स, फिर जो है 6 बजे तक फिर कुछ नाश्ता, फिर 10 बजे 11 बजे रात को फिर डिनर। तो क्या कर रहे हैं हम, भोजन को 5-6 अवधि में बांट लिए। तो यही अब हमारे क्या है, हमारे भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको भी तो रेस्ट चाहिए, उनको भी सब कुछ मतलब आराम चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक भोजन पच नहीं रहा तब से हम दूसरा खा ले रहे हैं। तो ये जो मतलब जो अवधि जो है ड्यूरेशन बना, इसकी वजह से जो है तरह तरह की जो है बीमारियां आ रही हैं। जैसे पहले के लोग अगर आज भी मतलब कुछ लोग जैसे इस नियम को पालन करें कि नहीं हमने सुबह खा लिए, ठीक है, और मान लीजिए दोपहर में हमने लंच कर लिया, तो सूर्य यास्त के पहले यानी 5 बजे तक अगर वो खाना खा लेते हैं और शाम को कोई भी रात में कोई भी वो लिक्विड आहार ले लिए, जैसे सूप ले लिए, दूध ले लिए, अनाज उनको नहीं ग्रहण करना है। ठीक है, यानी सूर्यास्त के बाद क्या करना है, उनको अनाज नहीं ग्रहण करना है। तो इससे भी क्या होगा, उनकी बॉडी जो है फिट रहेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो करते हैं, बहुत लोग करते हैं तो उनके लिए संभव है, लेकिन अधिकतर क्या है 90% लोग तो इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 10% ही लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो भी निरोग जीवन वो जी रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ भोजन को अभोज्य करार देना, यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ भोजन जो होते हैं उसको अभोज्य करार देना का मतलब क्या है कि उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, पकाने की विधियां, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भोजन को किस तरह से पका रहे हैं। तो सबसे आपको सब कुछ, कभी कभी आप देखते हैं कोई कोई गृहिणी के घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन उसको जो है भोजन पकाने की विधियों की जानकारी नहीं होती है, जिससे क्या भोजन बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए अरुचिकर हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि वो पौष्टिक तत्वों जो होते हैं उसमें नष्ट हो जाते हैं, या उस भोजन में कोई स्वाद नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भोजन पकाने की विधियाँ उन्हें आना चाहिए कि किस भोजन को हमको किस तरह से पकाना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, और कभी भी भोजन जो है खुले में नहीं पकाना चाहिए। जो हमेशा क्या करना चाहिए, भोजन को ढककर पकाना चाहिए, जिससे कि क्या हो सकते हैं उसके खनिज, उसके जितने भी मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो क्या हो भोजन में बरकरार रहे। अगर मान लीजिए कोई भी खाना बनाते समय अगर हम ज़्यादा समय तक उस भोजन को खुले रखेंगे, तो जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वो क्या है ऑक्सीजन के रास्ते जो है मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो फिर हम क्या है, हम सिर्फ जीने के लिए सिर्फ खाएंगे, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका चौथा, अभी देखिए सारे पॉइंट्स जो थे वो तीसरे में थे। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है आपका कि समय, शक्ति एवं ईंधन की बचत। ठीक है, तो हमें क्या है, हम कोई काम कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं, कितना हम शक्ति कम लगा सकते हैं, इन सब और कैसे करें कि हमारा ईंधन का बचत हो सके, ये सब का भी ज्ञान एक गृहिणी को होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, भोजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन क्या करता है, भोजन हमारे मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भोजन जो है एक तरह से हमें क्या है, मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, जैसे भूख लगा रहे खूब तेजी से और उसमें कोई काम कोई कह देता है, हमें भोजन नहीं मिलता है, भोजन की हमारी शरीर क्या है, हमारा शरीर भोजन की रिक्वायरमेंट में है, लेकिन हमें कोई क्या है भोजन करने नहीं दे रहा, सिर्फ काम से काम, तो हम क्या होते हैं एकदम बिल्कुल चिड़चिड़
चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तुरंत लगता है कि कितना गुस्सा उसके ऊपर उतार दें, हाँ, ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, तो जैसे हमें जो भी हमारा बॉडी मांग रहा है, तो उस समय क्या होना चाहिए, उस मतलब हमें अपने बॉडी को ध्यान देते हुए भोजन को करना चाहिए। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक यानी बिल्कुल एक मानसिक संतुष्टि भी भोजन प्रदान करता है। जैसे किसी के ऊपर अगर गुस्सा करना है, तो भोजन, हमारे शरीर में ताकत रहेगा तभी तो हम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। तो गुस्सा करने के लिए भी भोजन की जरूरत है, न कि सिर्फ क्या है, शरीर को चलाने के लिए, ठीक है। दोनों पहलू में हमारे पास जब एनर्जी रहेगा तभी तो हम किसी के ऊपर बरस सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी क्या होता है, आपका जो है भोजन जो है मतलब काम करता है। फिर क्या है, आहार नियोजन जो है लचीली हो। आहार नियोजन लचीली होने का मतलब क्या है कि उसमें कड़ापन न हो, बिल्कुल कि नहीं हम जो बना रहे हैं बस वही आपको खाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी मील प्लानिंग हो वो मेंबर के अनुसार हो, ठीक है। मेंबर लोग को, जो भी घर के सदस्य, उनको भी कंप्रोमाइज वाले नेचर का होना चाहिए कि एडजस्ट करना चाहिए कि मान लीजिए कभी उनके पसंद का बन गया तो सब लोग खा ले, कभी मेरे पसंद का बन गया तो सब लोग खा लिए, ठीक है। तो जो हमारा मील प्लानिंग हो वो क्या हो, लचीलापन हो, ठीक है। फिर क्या, मौसमी फलों एवं सब्जियों का समावेश हो। जो हमारा भोजन हो उसमें क्या होना चाहिए, मौसमी फलों और सब्जियों का जो है समावेश होना चाहिए। मौसमी फलों का मतलब क्या, अब जैसे अब देखिए, आप इस समय क्या है, अक्टूबर का महीना आ गया और अब हम सोचे कि नहीं हमको आम खाना है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं अब हमको आम खाना चाहिए, तो क्या होगा, अब तो ये बेवकूफ़ी होगी ना। जब आम गर्मी के सीजन में था तो 40 रुपया 50 रुपया केजी था, तब तो हमने आम नहीं खाया। और आज क्या, आज वो 200 रुपया केजी हो गया, तो आज हमको आम खाने का मन कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी मौसम में जो भी फल आए उसका सेवन कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी जो है पूर्ति हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोगों का ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शैशवावस्था में पोषण कैसा होना चाहिए, ठीक है। शैशवावस्था में जो है पोषण जो है वो कैसा होना चाहिए। आइए हम अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में पोषण क्या है, ठीक है। तो यानी जो शैशवावस्था, यानी हमने आपको क्या बताया, शैशवावस्था ये कहाँ से होती है, तो आपका जन्म से लेकर, ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, देखिए हमने लिखा भी इसको कि जन्म से लेकर, सॉरी 1 वर्ष है, 2 वर्ष नहीं, जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यही अवस्था शिशु के सर्वांगीण विकास का आधार है। इस अवस्था में यदि शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसका प्रभाव शिशु के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को कि शैशवावस्था क्या है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। और यह जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था क्यों होती है, क्योंकि जैसे हमने आपको अभी आप लोगों को इसके पहले बताया ना कि हमारी अगर नींव मजबूत है तभी इमारत टिक सकती है। अगर हमारा नींव मजबूत नहीं है तो कोई भी इमारत नहीं टिक सकती है, ठीक है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर शैशवावस्था में उसका पालन पोषण मतलब पूरा पोषक तत्वों से भरपूर उनको भोजन दिया जाए, कराया जाए, तो वह बच्चों के क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक मतलब सभी प्रकार के जितने भी डेवलपमेंट है, सभी डेवलपमेंट के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु की इतनी तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है जितना कि संपूर्ण जीवन काल में नहीं होता है। यानी मतलब शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है, जैसे पहले क्या होता है, पहला जो वजन होता है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर पहले महीने में 3 किलो का है तो फिर क्या होता है, छठे महीने में देखने पर वो क्या हो जाता है, 6 किलो का। और फिर 9वें महीने आते आते यानी 1 साल होते होते वो फिर क्या होता है, 9 किलो का हो जाता है। यानी जितना तेजी से जो है शारीरिक वृद्धि इस अवस्था में होती है, उतना क्या है, संपूर्ण
यौन काल में नहीं होती। अब आइए हम बात करते हैं मतलब जो न्यूट्रिशन है, सॉरी पोषक तत्व के बारे में, न्यूट्रिशन यानी पोषक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैलोरी, तो कैलोरी हमें शिशु को कितना देना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे है कि शिशु की ऊर्जा से संबंधित आवश्यकता उसके शरीर के वजन के अनुपात से ज़्यादा होती है। पहले 3 महीने में 120 प्रति किलो भार के अनुसार, फिर क्या है 6 महीने में 110 कैलोरी प्रति भार, फिर है आपका कि 6 महीने से 1 साल तक उसे 100 कैलोरी प्रति किलो भार के हिसाब से देना जरूरी, यानी कि जो बच्चे का वजन है, ठीक है, वजन जितना होगा उसका क्या है प्रति किलो भार के अनुसार 3 महीने में कितना देना है, 120 कैलोरी देना है। और फिर क्या है, सॉरी पहले से 3 महीने के बीच में क्या 120 है, फिर 3 से 6 महीने के बीच में क्या है 110 देना है, और 6 से 1 साल के बीच में क्या है 100 कैलोरी देना है, ठीक है। तो ये कैलोरी हो गया। आइए हम बात करते हैं अब प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है होता क्या है, तो शरीर की वृद्धि जीवन के पहले 6 महीने में बहुत अधिक तेज गति से होती है। जन्म से 6 महीने में शरीर का वजन दुगना हो जाता है तथा 1 वर्ष की आयु तक शरीर का वजन 3 गुना हो जाता है। पहले वर्ष में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर वजन के अनुसार देना चाहिए, ठीक है। यानी जो पहला वर्ष है, यानी 1 साल में उस बच्चे को कितना वजन देना, सॉरी कितना प्रोटीन देना चाहिए, तो याद रखिएगा कि 2 से 3 ग्राम जो है उस बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन ए, बी और सी के अलावा जो होता है थायमिन और राइबोफ्लेविन भी महत्वपूर्ण विटामिन है। पहले महीने के अंत में संतरा का जूस देना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में सिर्फ 15 मिलीग्राम मतलब 15 मिलीग्राम सेंटर नहीं हुआ, संतरा होगा जूस, ठीक है, 15 मिलीग्राम संतरा का जूस दे, परंतु 30 मिलीग्राम तक आप इसको मतलब बाद में क्या हो सकता है आगे जो है बाद में, यानी 3 महीने जैसे सॉरी 1 महीने में क्या है संतरे का जूस जो है 15 ग्राम देना चाहिए, और उसके बाद यानी जैसे बच्चा आपका 4 महीने 5 महीने या 6 महीने का हो जाता है, तब उस समय क्या है हमें 30 ग्राम जो है क्या करना चाहिए, संतरा का जूस देना चाहिए, जिससे क्या उसको विटामिन सी मिलता रहेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बढ़ती रहेगी। फिर आइए हम बात करते हैं खनिज लवण की। तो खनिज लवण में क्या है कि शिशु के शरीर की वृद्धि करने हेतु कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों को बनाता है और लोहा क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, ठीक है। तो यानी हम सभी जानते हैं जैसा कि जो है किसी भी व्यक्ति के शिशु की या किसी भी व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस जो है अहम भूमिका निभाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का कुल भार का 2% भाग जो होता है क्या है, कैल्शियम का होता है, और 1% भाग जो होता है वो फास्फोरस का होता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो है मिनरल्स की जो है मतलब कितना पाया जाता है, तो मिनरल्स जो होती है वो 4% ही पाया जाता है। जो 96% भाग होता है, 96% जो है उसमें क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और जल का होता है 96% भाग। लेकिन शरीर के कुल भार का जो 4% भाग जो होता है वो सिर्फ क्या है, खनिज लवण का होता है। खनिज लवण में भी आपका 2% जो भाग होता है वो कैल्शियम का होता है, और 1% भाग जो होता है वो क्या है, फास्फोरस का होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की हमारे शरीर में जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को क्या होना चाहिए, उसके आहार में क्या, कैल्शियम और फास्फोरस की जो है प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को और दांतों की मजबूती किसके कारण होती है, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होती है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं वसा का। तो माँ के दूध से ही बच्चे को वसा मिलती है। शुरू में बच्चा वसा को पचाने में समर्थ नहीं होता है, अतः वसा युक्त पदार्थ बच्चे को नहीं देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है,
मान लीजिए 1 महीने का बच्चा है तो क्या उसको हम ज़बरदस्ती मतलब देसी घी हुआ, ये सब मक्खन हुआ, ये सब हम पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते, क्योंकि वो जो है सुपाच्य नहीं है, उनका लीवर काम नहीं करेगा, ठीक है, इंटेस्टाइन काम नहीं करता है। डायरेक्ट मतलब हम नहीं दे सकते वसा वाली चीज़ें, लेकिन जो है माँ के दूध के ज़रिए क्या होता है, बच्चा को सब कुछ मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा भी मिलती है, जल भी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला पोषक तत्व क्या है, आपका जल है। तो जल भी अन्य पोषक तत्वों की तरह ही शरीर के लिए बहुत उपयोगी, सॉरी, बहुत जरूरी है। शिशु को उसके शरीर वजन के अनुपात में प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा जल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूध द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल की पूर्ति हो जाती है, किंतु गर्मियों के दिनों में बार बार जल पिलाना चाहिए। उसे शरीर वजन के 10 से 15% जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी बच्चे का वजन, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये मान लीजिए 3 किलो है, तो 3 किलो का मतलब क्या हुआ कि 3000 ग्राम हुआ, तो उसका 10% और 15% क्या होना चाहिए, उसको जल जो है देना चाहिए, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिपूरक आहार से आप क्या समझते हैं, या पूरक आहार किसे कहते हैं, ठीक है। परिपूरक या पूरक आहार से आप क्या समझते हैं, या पूरक आहार किसे कहते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिपूरक आहार का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी बच्चा होता है स्टूडेंट, मान कर चलिए, वह जो है 1 से लेकर, ठीक है, यानी जन्म से लेकर 5 महीने या 6 महीने तक वो टोटल क्या है, माँ के दूध के ऊपर डिपेंड रहता है। या यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को क्या करना चाहिए, किसी भी महिला को अपने बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही 6 महीना हो जाता है और हम ऊपरी आहार देना शुरू कर देते हैं, तो वही हमारा क्या है, परिपूरक आहार हुआ। जैसे कि मान लीजिए उसको सेरेलैक बना कर देना, सूप बना कर पिलाना, तो ये सब क्या, सब हम ऊपरी आहार दे रहे हैं ना, तो वही हमारा क्या हुआ, परिपूरक या पूरक आहार होता है। तो देखिए इसके बारे में हम लिखे हैं यहाँ पे, क्या है, दूध शिशु का प्रमुख आहार होता है, परंतु जब शिशु 6 से 7 महीने का हो जाता है, तब उसकी उदर पूर्ति एवं समग्र पोषण के लिए माता का दूध जो है पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी बढ़ती हुई शारीरिक मांग के लिए अन्य पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। 6 माह तक शिशु को लौह लवण, ठीक है, लौह लवण यानी आयरन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में लौह लवण उपस्थित होता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ लौह लवण की कमी होती है, और अतः ऊपरी आहार यानी पूरक आहार द्वारा इसकी कमी को क्या किया जाता है, इसकी कमी को हम पूरा करते हैं, ठीक है। ऊपरी आहार यानी पूरक आहार द्वारा लौह लवण, ठीक है, आयोडीन एवं आवश्यक विटामिनों की पूर्ति की जानी चाहिए। दूध में विटामिन सी की कमी होती है, फलतः विटामिन सी की पूर्ति परिपूरक आहार द्वारा की जानी चाहिए। परिपूरक आहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या स्टूडेंट, आपका तरल पूरक आहार, ठीक है, तरल पूरक आहार। दूसरा है अर्ध ठोस पूरक आहार। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ठोस पूरक आहार और तीसरा है ठोस पूरक आहार। तो ये 3 तरह के क्या है, आपके जो है आहार हैं स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा आहार, परिपूरक आहार, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक आहार कहते हैं। ये आपके 3 तरह के हैं। तो देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम बस इसलिए आप लोगों को बता दिए स्टूडेंट कि लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे आप नंबर जो है अच्छा गेन कर सकते, कैसे मार्क्स आपके अच्छे हो सकते हैं।
तो ये आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके ये सारे क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको आप रोकिए और उसके बाद रोकने के बाद इसको आप लिख लीजिए। फिर दूसरा क्या है, आपका आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हमने आप लोगों को एक जगह दे दिया। फिर क्या है, आपका आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, या आहार नियोजन से आप क्या अभिप्राय, ये भी आप लोगों को हमने दे दिया है। ठीक है, फिर क्या आहार नियोजन के सिद्धांत क्या है, ये भी देखिए एक जगह। आप लोग बस वीडियो रोक के आराम से सारे पॉइंट्स को आप लोग इजीली और आसानी से जो है राइट डाउन कर सकते हैं। और ये पोषण वाला हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी चैनल पर आप लोगों का क्या है, को करिकुलर भी हमने जो है थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का 11th या 12th वीडियो जो है को करिकुलर का भी हमने बनाया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। और अगर और एक्स्ट्रा आप लोगों को चाहिए को करिकुलर के लिए, तो आप लोग चैनल पर मैसेज कर दीजिए, हम और चैप्टर इंक्लूड करके आप लोगों का को करिकुलर का भी जो है वीडियो जो है या क्लास आप लोगों को हम दे देंगे। ठीक है, को करिकुलर जो है इस चैनल पर पहले से आप लोगों का अवेलेबल है। इस बार आप क्या पढ़ रहे होंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़, ये आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मानवीय पर्यावरण क्या है और जो है मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को करिकुलर में पढ़ाया जा रहा होगा। तो इस चैनल पे आप लोगों का को करिकुलर प्लस मेजर होम साइंस, ये दोनों क्लासेस आप लोगों की जो है कंटिन्यू अभी रहेंगी। ओके स्टूडेंट, आज देखिए करवा चौथ है, तो आपके घरों में भी करवा चौथ, जैसे आपकी माँ हैं, ठीक है, भाभियाँ हैं, दीदी लोग हैं, चाची हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। और आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई पे फोकस करिए स्टूडेंट, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों को हम सेक्शन ए दिए हैं, उसके बाद क्या है सेक्शन बी भी आप लोग को दे देंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसे कैसे आते हैं वो भी आप लोगों को हम सॉल्व करा देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।